आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में ही जो तीसरा अध्याय है उसमें एक टॉपिक है आपका उदारवाद। इसके बाद अनुदारवाद और रूढ़िवाद पढ़ेंगे, देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अभी हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंटों के लिए है। उदारवाद, वैसे आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जो उदारवाद टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें। ये इतना ही आपको पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि अदर में क्या होता है, बहुत से यूट्यूब में चैनलों में आप देखेंगे वो उदारवाद के बारे में आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में आएगा वो इतना ही आना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। यही क्वेश्चन बनेंगे। उदारवाद क्या है, उदारवाद का विकास और उद्भव क्या है, उदारवाद में राज्य की क्या भूमिका है, उदारवाद की आलोचना क्या है। इस आलोचना में आप ये सब बताएंगे, उदारवाद का विकास, उदारवाद राज्य की क्या भूमिका रही है। तब उसके बाद उसकी आलोचना करेंगे, मतलब सब कुछ की आलोचना होगी इसमें। फिर आता है नव उदारवाद, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, ये शॉर्ट में आता है। आपके शॉर्ट्स आएंगे, जो नोट्स आते हैं ना लिखने के लिए, वो आता है। आप इसमें देख लें। पहले क्या लिखेंगे, परिचय, परिचय लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आपका जो मेन क्वेश्चन रहता है, मेन बॉडी पार्ट्स। उसके बाद लास्ट में आप निष्कर्ष लिखें। इस टॉपिक में आपको इतना ही मिलेगा उदारवाद में, इससे ज़्यादा कुछ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, उदारवाद क्या है और उदारवाद का ये जो विकास और उद्भव, ये दोनों मैंने एक में ही है। ये उदारवाद क्या है इंट्रोडक्शन में वैसे भी लिखेंगे, अगर सिंपल पूछा गया तब भी आप उदारवाद लिखना ही पड़ेगा आपको सिंपल में। जैसे कि कभी ये होता है, एग्जामिनर क्या करता है, उदारवाद क्या है ये पूछेगा, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा, फिर अगला स्टार्ट उसी में अगला स्टार्ट करेगा कि उदारवाद का विकास और उद्भव कैसे हुआ, इसको संक्षिप्त में बताएं। इसलिए मैंने उसको अलग अलग ना करके एक में ही बता रखा है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनता है, उदारवाद का राज्य में क्या भूमिका रहती है, क्या भूमिका निभाई है उदारवाद ने। फिर अगला इसमें क्वेश्चन बनता है, उदारवाद की आलोचना क्यों हो रही है, क्यों आलोचना की जा रही है। फिर इसमें एक शॉर्ट नोट्स बनता है, ये आपका शॉर्ट नोट्स है, नव उदारवाद क्या है। इसके बाद निष्कर्ष, इन सभी का क्या है, इन सभी का जो भी अगर इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा आप में, आपको क्या करना है, जब ये सब क्वेश्चन, पहले आप इंट्रोडक्शन, फिर जो जिसमें इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा उसको पूरी तरह लिखेंगे। उसके बाद ये निष्कर्ष ना, सभी का एक ही निष्कर्ष लिखना है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखेंगे उदारवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद क्या है, अंग्रेजी भाषा शब्द लिबरलिज्म की हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन, यानी लैटिन जो शब्द है लीबर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रता, आज़ादी होती है। इसमें याद रखना, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सरकार को सीमित रखा गया है, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहते उदारवादी। इस विचारधारा में आप ये इतनी बात याद रखेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा ज़रूरी आसान लगे। इसमें क्या है, व्यक्ति को ना स्वतंत्रता और मर्यादा प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करने में नीति, यानी स्वतंत्रता व्यक्ति की, यानी ये आप देख ही सकते हैं, स्वतंत्रता आज़ादी इसका अर्थ ही है। इसलिए इसमें ज़्यादातर स्वतंत्रता पे, सीमित सरकार पे, मतलब सीमित राज्य पे इत्यादि पे बात करेंगे हम इसमें। पहले आप ये इंट्रोडक्शन देख लें, ये परिचय है आपका, आप परिचय लिखेंगे। ये परिचय है आपका, ये परिचय यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो जा रहा है आपका परिचय। ये इतना आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि उदारवाद का विकास कैसे हुआ, या उद्भव, विकास कैसे हो रहा है उदारवाद का, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखें। अब उदारवाद शब्द अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म शब्द जो लैटिन शब्द के लिबर से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रता या आज़ादी आप कह सकते हैं। लिबर्टी आप समझते हो ना, जो स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द आपने 11th में शायद पढ़ी थी, स्वतंत्रता के बारे में, दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक में आपने लिबर्टी के बारे में पढ़ा था। और जो लिबर्टी शब्द का है ना, इसमें लेबर शब्द से बना है। अंतः उदारवाद स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करता है,
यानी जो उदारवाद है वो स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है। उदारवाद का प्रारंभिक साध्य स्वतंत्रता है, यानी हर चीज में स्वतंत्र रहना चाहते हैं ये लोग। जो एक विचारधारा है, एक बात याद रखें, एक थ्योरी यानी एक विचारधारा है ये एक तरह से। अगला फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उदारवाद का दर्शन 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ। ये देखिए उदारवाद क्या है, ये आपका यहीं खत्म हो जाता है। ये उदारवाद क्या है, डेफिनेशन अगर पूछे तब भी लिखना है, अगर डेफिनेशन के साथ नहीं पूछ रहा है, उदारवाद का विकास और उद्भव डायरेक्ट पूछ रहा है, तब भी आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, उदारवाद के बारे में बताना पड़ेगा कि है क्या। अब है पैराग्राफ चेंज करके, उदारवाद का दर्शन 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ। 17वीं शताब्दी में मध्य युग के पश्चात उदारवाद का जन्म होता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक उदारवाद जो था पश्चिम यूरोप और अमेरिका के लोगों के जीवन दर्शन को प्रभावित किया है। उदारवाद मध्यम वर्ग की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जो आकांक्षाओं को दर्शाता है। उदारवाद का उदय सामंतवाद के पतन के बाद आया, जो सामंतवाद था उसके पतन के बाद आया। ये इंट्रोडक्शन आप लोगों का खत्म होता है। अब उदारवाद का विकास कैसे होता है वो है ये उद्भव या विकास आप लिख सकते हैं, विकास लिख सकते हैं। उदारवाद राजनीतिक सिद्धांत एक प्रबल विचारधारा है, यानी जो उदारवाद है वो एक राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रबल विचारधारा है। वस्तुत आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में से उदारवाद की परंपरा सर्वाधिक प्राचीन है, यानी जो उदारवाद है वो परंपरा प्राचीन से चली आ रही है। इसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं। सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो मनुष्य है उसको विवेकशील, यानी अपनी विवेक से सोच सकता है, समझ सकता है, उसको विवेकशील प्राणी मानते हो, अपनी विचारधाराएं रख सकता है, इसलिए उसे ये उदारवाद विवेकशील प्राणी मानते हैं। कुछ सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और जो सामाजिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवादी दर्शन का उदय और विकास यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आप ये याद रखें, जो उदारवादी जो दर्शन का उदय हुआ है, यानी उदारवाद का जब उदय हो रहा था वो किससे जुड़ा है, उसका जो विकास हो रहा है वो किससे जुड़ा है, यूरोप में जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन थे ना उनसे जुड़ा हुआ है। उदारवादी आंदोलन में यूरोप में 16वीं एवं 17वीं सदी में सामंतवाद व्यवस्था के पतन और उभरते हुए मध्य वर्ग की तत्कालीन परिस्थितियों की उपज से माना जाता है। यानी जो विकास हो रहा है इसका, ये क्या कहने का मतलब कि जो उदारवाद जो आंदोलन है यूरोप में 16वीं और 17वीं सदी में जो सामंतवादी व्यवस्था थी ना, आपने सामंतवाद व्यवस्था हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ये 11th में और 12th में भी पढ़ा है आपने। वही सामंतवाद व्यवस्था का जब पतन हुआ तब जाके जो मध्य वर्ग की तत्कालीन परिस्थिति थी ना उसकी उपज से इसका माना जाता है कि इसका विकास हुआ। उदारवाद का एक प्रगतिशील राजनीतिक विचारधारा है, यानी जो उदारवाद है वो प्रगतिशील है, यानी निरंतर चलने वाली एक विचारधारा है। उदारवाद अपने स्वरूप में मूल एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति है जिसमें अनेक और कभी कभी परस्पर विरोधी विचार शामिल हैं, यानी इस पे हर किसी की अपनी विचारधारा होती है, अपना विरोध करता है, जो विभिन्न अवसरों पर देश काल की परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तुत की जाते हैं। अब इसमें लास्की आप देख रहे हैं, ये लास्की के अनुसार उदारवाद का संबंध किसी संप्रदाय से कम और मानव स्वभाव से अधिक रहता है। यह स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा को घोतक है और इस प्रकार का प्रबल भावना के लिए दूसरी व्यक्तियों के विचारों के प्रति चाहे वह कितने ही खतरनाक मालूम हो सहनशीलता और जिज्ञासा के भाव की आवश्यकता दर्शाता है, और यह एक दुर्लभ मानवीय गुण है एक तरह से। अब क्या है, उदारवाद के
प्रमुख समर्थक क्या कौन कौन से रहे हैं, मतलब कौन कौन रहा है उदारवाद के समर्थक। आप कम से कम, ये बहुत सारे हैं, ये मैंने अपने नोट्स बनाए थे यूजीसी नेट के लिए। ये इसमें से आप 10 को याद रख लें, ताकि आपको जब लिखें आंसर तो एग्जामिनर जो होगा उसको पता रहे कि हाँ बच्चे को सब पता है, स्टूडेंट को सब कुछ पता है। इसके क्या समर्थक रहे हैं। पहले समर्थक में आप लिख सकते हैं जॉन लॉक, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की, आर.एच. टोनी, थॉमस हॉब्स, एडम स्मिथ, माल्यूस, रिकार्डो बेंथम और आर.सी. दत्ता, माइकल डायर्स, जी. ऑन इग्लवे, रॉबर्ट कोहेन और जॉन मिल्टन। ये आप इसमें से 10 भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अब पैराग्राफ चेंज होगा, ये लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही तो बता उदारवाद के, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये वो विचारधारा है जो साबित करती है कि उदारवाद के बारे में आपको सब कुछ पता है परफेक्टली। उदारवाद का प्रारंभ अधिकर्मक तथा प्राधिकृत सत्ता का एक राजतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिरोध से हुआ है। यानी जो उदारवाद का जो प्रारंभ हो रहा है, उदय हो रहा है, वो अतिक्रमण और प्रतिकृत सत्ता और राजतंत्र के विरोध एक प्रतिरोध से हुआ। एक ऐसी प्रतिरोध जिसका संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से था। यानी सभी राजतंत्र का विरोध, अधिक्रमण का विरोध, प्रतिकृतिक सत्ता का विरोध, ऐसी विद्रोह जो जीवन के सभी प्रत्येक क्षेत्र से था। प्रतिरोध का मुख्य नारा था स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सत्ता से। यानी जो ये प्रतिरोध है, इसका क्या नारा था कि जो स्वतंत्रता है ना, वो प्रत्येक प्रकार की सत्ता यानी जो शासन है उससे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता जो मनमानेपन संकेत है, यानी मनमानेपन की स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता की मांग की व्यक्ति को उसको विवेकशील प्राणी होने के नाते उसमें निहित समार्थ अनुकूल उसके विकास की सहायक है। अगला है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा राज्य की सत्ता को चुनौती देता है। ये चुनौती है, ये चुनौती लिखा है लेकिन चुनौती है, देता है। यानी जो व्यक्ति के लिए जो स्वतंत्रता है उसकी प्राप्ति के लिए राज्य की सत्ता को चुनौती दे देता है कि राज्य है जो वो कभी भी व्यक्ति के ऊपर ज़्यादातर अपना वर्चस्व या अधिकार नहीं जताएगा। वो व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा उसकी, क्योंकि व्यक्ति को जो उदारवाद है वो राज्य की सत्ता को चुनौती दे देता है। इसमें उदारवाद के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र वैधिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग की है। यानी जो उदारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि जो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, सब में हमें स्वतंत्रता चाहिए भाई। इसमें और इसमें क्या है, व्यक्ति को की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया है, उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान की गई है। उदारवाद के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यानी जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता को ऊंचा स्थान दिया गया, उसे बताया गया है कि आप पे किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं रहेगा। सीमित सरकार रहेगी, सीमित राज्य रहेगा। कभी कभी ये उदारवादी इन्हें क्या कहते हैं कि राज एक आवश्यक बुराई है। उसमें इसमें जो राज वाला सिद्धांत है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 19वीं शताब्दी के उद्धार तक ये ऐसी प्रगतिशील विचारधारा थी जो समाज में अत्याचार, अंधविश्वास, सहिष्णुता तथा मानकीय सरकारों के विरुद्ध जंग करती रही है। यह व्यक्ति और राष्ट्रों के अधिकारों के लिए लड़ती है। यानी जो ये व्यक्ति है और राष्ट्रों के जो अधिकार है उसके लिए लड़ती है ये। इसमें ये क्योंकि ये 19वीं शताब्दी के उद्धार तक ये रही है, ये ऐसी प्रगतिशील यानी निरंतर चलने वाली विचारधारा थी जो समाज के जो अत्याचार हो रहा है, समाज में अंधविश्वास फैल रहा है, जो सहिष्णुता हो रही है, मनमानी ढंग से सरकारों के विरुद्ध जो यानी जो सरकारें मनमानी कर रही हैं उसके विरुद्ध जंग कर रही है। ये व्यक्ति और राष्ट्र क्या है, व्यक्ति और जो राष्ट्र के अधिकार है उनके क्षेत्र के लिए लड़ रही है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ चेंज होगा। ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक दार्शनिक हैं जो जॉन लॉक
को उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी आपके जो इंटरनल असेसमेंट होंगे उसमें पूछा जाता है कि उदारवाद के जनक कौन है, तो जॉन लॉक आप लगाएं। लॉक ने सबसे पहले जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना है। यानी मनुष्य जो है वो प्राकृतिक अधिकार को माना है। जीवन, स्वतंत्रता और जो संपत्ति है उसको मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट या न्याय के रूप में की जाती है। जॉन लॉक का उदारवाद के सिद्धांत में राजनीतिक समाज को अपने प्रस्थान बिंदु की स्थिति के रूप में मानता है एकदम। अब इसमें ये विचारक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत के माध्यम से स्थापित किया है कि जो स्टेट है ना, इसमें एक समझौते की उपज है। यानी जो स्टेट आया है वो एक समझौते की वजह से राज्य बना है। अपने स्वरूप में ये एक साधन है जिसमें व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। यानी जो राज्य है उसे किसने बनाया? व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है इसे। एडम स्मिथ, रिकार्डो स्पेंसर आदि विद्वानों ने ये मान्यता स्थापित की है कि वही सरकार सर्वोत्तम होगी जो कम से कम शासन करती है। यानी उदारवादी विचारक है। कम से कम आपको 10 उदारवादी विचारक को याद रखना होगा ताकि आप ये थिंकर हैं, ये थॉट जो दिए हुए हैं मैंने, ये देखो पीले कलर में, हरे कलर में, लाल कलर में, और ये पेंसिल से निशान जो लगाए हैं मैंने, ताकि ये आप हाईलाइट करके लिखें। अगर आप ये पॉइंट लिखें तो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन जरूर करें ताकि एग्जामिनर को दिखे। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो एग्जामिनर को दिखे कि आप हाँ ये अंडरलाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर अधिकतर उन्हीं को अंडरलाइन करना जो बात पूर्ण रूप से आप सत्य कह रहे हो। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख रहे हो और उसको अंडरलाइन करो, एग्जामिनर वो देखते ही काट देगा। इसमें क्या कहना है कि जो उदारवादी क्या विचारधारा का मानना है कि जो व्यक्ति है वो अपनी सुविधा के लिए राज्य को बनाया है, अपने साधन सुविधा के लिए। अब इसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो स्पेंसर इत्यादि विद्वानों ने यह मान्यता स्थापित की है, ये उदारवादी विचारक हैं, कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है। यानी जितना शासन अधिक रहेगा सरकार का तो स्वतंत्रता सीमित होती रहेगी, और ये उदारवादियों को पसंद नहीं आता। इसीलिए उदारवादियों के लिए वो सरकार सबसे बढ़िया है जो कम शासन करती हो। यानी वो शासन सर्वोत्तम है जो कम शासन करती हो। उदारवाद के इस चिंतन स्वरूप में अहस्तक्षेप की नीति, यानी ये जो चिंतन है, अहस्तक्षेप का मतलब होता है सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करे, वो किसी भी तरह से आपके ऊपर ना हस्तक्षेप ना करे। आप कुछ भी करो, मतलब गवर्नमेंट को सीमित समय के लिए हस्तक्षेप करना, वरना नहीं। सीमित हस्तक्षेप यानी थोड़ा हस्तक्षेप कर सकते हो, या तो वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल ना हस्तक्षेप ना करें, यानी अहस्तक्षेप की नीति को अपनाते हैं। व्यक्तिवाद को प्राथमिकता देने की वजह से प्राय इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। यानी ये व्यक्तिवाद को प्रमोट करते हैं, एक तरह से प्राथमिकता देते हैं, इसकी वजह से ये नकारात्मक उदारवाद भी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हैं, उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट और जो स्टेट है वो सीमित चाहते हैं, उन पे कोई हस्तक्षेप चाहते हैं कि बिल्कुल कोई दबाव ना हो व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो, विकास हो उसका, पूर्ण रूप से अपने कार्य कर सके, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं ये पूरी तरह। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल सर्वप्रथम राज्य का नकारात्मक भूमिका को सकारात्मक भूमिका में बदलने का प्रयास किया है। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल वो जो पहले ऐसे विचारक थे, उदारवादी विचारक थे, जिन्होंने जो राज्य की नकारात्मक भूमिका को सकारात्मक भूमिका में बदलने का प्रयास किया है। इस क्रम में T.H. ग्रीन, L.T. हॉब्सहाउस, H.J. लास्की, R.M. मैकेवर इत्यादि विद्वानों ने आगे बढ़ाया है। वो आगे इसलिए बढ़ाया है, इनके प्रयासों से आधुनिक उदारवाद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये उदय का विकास और उत्पत्ति कैसे हुई है, ये उसी का आंसर है। ये सब क्या कह रहे थे, इनके प्रयासों से आधुनिक उदारवाद की उत्पत्ति हुई है। उदारवाद के इस रूप में जो कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, इसके लक्ष्य पर जोर दिया गया है। अतः इसमें प्राय सकारात्मक उदारवाद भी कहा जा सकता है, यानी वेलफेयर स्टेट
कल्याणकारी राज्य, सभी के लिए कल्याण, व्यक्तिगत जो व्यक्ति रहे, जो नागरिक रहे, सभी के लिए कल्याण का काम करे, ठीक है, जाने लगा। और फिर 20वीं शताब्दी में व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका के संबंध में उदारवादी विद्युत परंपरा में गंभीर विमर्श बना रहा, और वर्तमान युग में भी इसका लेकर अनेक मत रहे हैं, यानी विभिन्न भिन्न मत इसके रहे, ये उदारवाद का विकास हो गया। अब अगला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन। हाँ, निष्कर्ष जो है, आप ये जो निष्कर्ष है जो ये लास्ट में मैंने बताया, इस सभी क्वेश्चनों के लिए एक ही निष्कर्ष रहेगा। आप इंट्रोडक्शन देख लिया, मेन बॉडी पार्ट्स देख लिया, निष्कर्ष लास्ट में सबसे मैंने लगा रखा है। अब उदारवाद में राज्य की क्या भूमिका रही है उसमें बताया गया है। ये साफ दिख रहा है। जो राज्य के सिद्धांत में उदारवाद की क्या भूमिका रही है, वो राज्य क्यों रहा है, क्या योगदान रहा है उदारवाद का राज्य में, इसके ऊपर ये टॉपिक पे है, ये क्वेश्चन बनता है। आप इंट्रोडक्शन जो आगे देखे हैं, ये इतना ही इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है, और ये उसके बाद मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर है, यानी राज्य के ये वाला सिद्धांत। आप चाहें इंट्रोडक्शन तो ये अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है ना, उदारवाद के विकास में जो इंट्रोडक्शन है, आप उसको भी यहाँ लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन चल जाएगा ये भी। अब इसमें राज्य की क्या भूमिका रही है उदारवादी में। राजनीतिक चिंतन में राज्य की प्रकृति, कार्य तथा व्यक्ति राज्य के संबंध में विषय में अनेक विचार और सिद्ध प्रस्तुत किए गए हैं। ये सभी धारणाएं देखने का प्रयास करती हैं, व्यक्ति और राज्य के संबंधों को विविध दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती हैं। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। राज्य का जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य के यांत्रिक सिद्धांत यानी मैकेनिस्टिक थ्योरी पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर किया है। इसमें देखेंगे, इसके अनुसार राज्य का निर्माण किसने किया, सब व्यक्तियों ने मिलके किया है। मिलके कर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्यों से किया गया है, ये लिखा हुआ है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के लिए, उद्देश्यों के लिए किया गया है। इस दृष्टिकोण से राज्य एक कृत्रिम और मानव निर्मित संस्था है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा ही निर्मित की गई है। अतः राज्य की अस्तित्व मनुष्य के लिए ही है, मनुष्य का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं है। इस दृष्टि से राज्य केवल एक साध्य है और व्यक्ति उसका साधन है। यानी जो राज्य बना है वो व्यक्तियों ने अपनी सुख सुविधा, अपने लाभकारी जीवन के लिए, उद्देश्यों के लिए बनाया है इसे। इसमें जो राज्य है वो मतलब जो राज्य का अस्तित्व है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं है। यानी राज्य को कभी भी मनुष्य हटा सकते हैं। यानी मनुष्य, राज्य केवल एक साधन है, जो स्टेट है वो एक साधन है, मात्र एक साधन है। व्यक्ति उसका साध्य है, यानी एंड कह सकते हैं। व्यक्ति के बिना स्टेट नहीं हो सकता, एक तरह से इनका विचारधारा का कहना है इसमें। क्योंकि इस सिद्धांत में राज्य में क्या है, व्यक्ति की सूझबूझ और सहमति का परिणाम माना है इस सिद्धांत ने। आप एक बात याद रखें, जो ये सिद्धांत है उदारवादी, इसमें कहना है कि जो राज्य है व्यक्ति की सूझबूझ और सहमति का परिणाम, यानी सूझबूझ की से ही राज्य बना है। सामान्य यह लोकतंत्र के विचार के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। नैतिक जीवन में यह सिद्धांत व्यक्तिवाद की समर्थन करता है। इसमें व्यक्ति की गरिमा रहती है। इसके स्वाधीन अस्तित्व और निर्माण क्षमता को मान्यता देते हुए ऐसे सामाजिक और कानून व्यवस्था का समर्थन किया जाता है जो व्यक्ति के स्वैच्छिक लेन देन पर आधारित होते हैं। आर्थिक जीवन में ये सिद्धांत राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। इसमें यानी जो राज्य है, मतलब जो आर्थिक जीवन है लोगों का, उसमें जो का सिद्धांत है, मतलब आर्थिक जीवन में ये सिद्धांत क्या करता है, उदारवादी क्या कहते हैं, जो राज्य है वो न्यूनतम हस्तक्षेप का, यानी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप राज्य करेगा वरना नहीं करेगा।
आप एक तरह से ये समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह दृष्टिकोण राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। वो बुराई क्यों मानता है? क्योंकि उनका मानना है कि अगर राज्य ही के जो रूल और रेगुलेशन है, जो कानून और न्याय व्यवस्था है राज्य में, वो व्यक्तियों पे अगर थोपी जाएगी, जबरदस्ती की जाएगी, तो उनकी स्वतंत्रता किस बात की, उनका विकास कैसे होगा और क्यों होगा? इसलिए वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वो सीमित राज्य और सीमित सरकार की बात करते हैं कि अगर सीमित राज्य रहा, सीमित हस्तक्षेप करेंगे तो ही व्यक्ति का विकास हो सकता है, तभी उसको पूर्ण स्वतंत्रता हो मिलेगी, अन्यथा नहीं। यानी इसके अतिरिक्त ये दृष्टिकोण राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का मूल सिद्धांत है। यानी जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता ही, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता ही मूल सिद्धांत है उदारवादियों का। और इसके साथ ही उदारवाद का एक नया दृष्टिकोण अहस्तक्षेप के रूप में आया गया है। यानी हस्तक्षेप मैंने आपको पहले भी बताया है, ये अहस्तक्षेप की नीति के रूप में आया है। इसका प्रयोग मुख्यतः आर्थिक क्षेत्रों में किया गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के आर्थिक स्वतंत्रता, जो आर्थिक स्वतंत्रता में क्या आएगा, व्यापार की स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता, मुक्त उद्यम, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें निजी संपत्ति यानी पर्सनल प्रॉपर्टी के अर्जन, यानी उत्सर्ज, आप मतलब निजी संपत्ति को विकसित या अर्जन कर सकते हैं, कह सकते हैं। अर्जन मतलब विकास, मतलब अधिक अर्जित करना होता है, मतलब अधिक निजी संपत्ति, अधिक अपना ही निजी संपत्ति बनाना, तथा व्यक्ति को अपने परिश्रम द्वारा अधिकतम लाभ उठाए जाने से लेकर स्वतंत्रता की मांग की गई है, क्योंकि इसी के द्वारा ही व्यक्ति तथा राज्य का अधिकतम विकास हो सकता है। यानी उदारवादी का कहना है अहस्तक्षेप की नीति की मैं आर्थिक नीति में, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में, आर्थिक स्वतंत्रता में, व्यापार में, मुक्त व्यापार में, उद्यम में, कंपनियों में, निजी संपत्ति के अर्जन में, व्यक्ति को अपने परिश्रम, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो मजदूरी मतलब मजदूर एक काम कर रहा है, वो परिश्रम में अधिक लाभ पाने के लिए स्वतंत्रता की मांग की गई है, क्योंकि इसी के द्वारा ही व्यक्ति और राज्य के संबंध जो अधिकतम विकास हो सकता है, वरना था नहीं। बेंथम, ये बंथम लिखा हुआ पर ये बेंथम है, हाँ ये बेंथम है, जेरेमी बेंथम, ये एक थिंकर है, जेरेमी बेंथम, ये एक थिंकर है, ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के काल्पनिक सिद्धांत का खंडन किया है। उपयोगितावाद के आधार पर उदारवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके अनुसार सार्वजनिक नीति का केवल एक ही आधार होना चाहिए, वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम ने यह स्पष्ट किया है कि समुदाय का हित अलग अलग व्यक्तियों के हितों का योग्य होता है, तथा विधि निर्माण का एक ही प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए कि जिसके द्वारा अधिकतम लोगों को अधिक हो। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों और तथा अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक, व्यक्ति अपने कार्यों तथा अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, अतः सरकार को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो लोगों के स्वतंत्र और गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सके। यानी अधिकतम सुख कभी सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का मतलब होता है सभी लोगों को एक हद से ज़्यादा सुख देना। वो कैसे हो सकता है? जब सरकार सीमित कार्य करे और राज्य सीमित कार्य करे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे भी बहुत से जो कॉन्सेप्ट है, इसकी आलोचना भी की गई है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें। आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, चूंकि अब इसमें देखेंगे सामान्य हित को ध्यान में रखकर व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध तथा अपराधियों को दंड देने का कार्य सरकार का है। प्रस्तुत कानून का पालन करने वाले लोगों की स्वतंत्रता शक्ति विधियों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। यानी
व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज कम हस्तक्षेप करे, ज़्यादा नहीं। उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत के प्रवर्ग समर्थक थे हर्बर्ट स्पेंसर, जो उदारवादी व्यक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्ग, यानी जो उदारवादी में ही व्यक्तिवादी सिद्धांत है एक, उसके समर्थन है हर्बर्ट स्पेंसर। ये देख रहे हैं आप, ये ऑथरों के नाम लिखेंगे जब भी आपका आंसर बढ़िया लिखा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही सब खोजता है कि बच्चे ने लिखा या नहीं लिखा है, वरना ऐसे ही पढ़ेगा एक लाइन में, हाँ इसने कुछ नहीं लिखा, दे दो कुछ कम मार्क्स। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कृपया करके यही आंसर लिखें, क्योंकि आपने अभी 12th पास करके छोटे छोटे आंसर लिखना शुरू किया है। अब ये आपको, क्योंकि अचानक में एक आंसर 4 पन्ने 5 पन्ने का आएगा तो आप जरूर नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये आंसर यही लिखें, बेटर है। धीरे धीरे आप बनाना सीख जाएंगे खुद से ही, कैसे आंसर बनाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, अपने आप ही लिखना शुरू कर देंगे। इनके अनुसार इनके अनुसार राज्य कार्य अत्यंत न्यून होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करते हैं। ये कार्य केवल रक्षा करना, यानी राज्य का जो कार्य है ये क्या हो सकता है कि रक्षा करना, घरेलू शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करना, कानून तौर पर किए गए समझौते को लागू करना। स्पेंसर के विचारों का साधारण, अच्छा ये सॉरी, राज का क्या है, वो कहता है कि राज का क्या कार्य होना चाहिए, कहता है कि वो कार्य केवल व्यक्ति के, एक मिनट, वाहन सॉरी ब्रह्म वस्तु, यानी जो बाहरी शत्रुता है, दुश्मन है, उससे व्यक्तियों को रक्षा करो। घरेलू शत्रुओं को या रक्षा, जो घर में जो शत्रु हैं उनसे रक्षा करो, वो राज के काम है ये। तौर पर किए, अच्छा सॉरी, व्यक्ति की रक्षा तथा कानूनी तौर पर किए गए समझौतों को लागू करना भी इसका काम होना चाहिए राज का। स्पेंसर के विचारों का सारांश यह निकलता है कि राज्य है को केवल निरोधात्मक कार्यों में करना चाहिए, यानी कम हस्तक्षेप का कार्य करे, कम उसमें। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धन वर्ग की सहायता आदि कार्य राज्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति और स्वाभाविक व्यवस्था में राज्य और हस्तक्षेप किया जा सकता है। यानी स्पेंसर कहता है जो शिक्षा के लिए उचित नहीं है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्धन वर्ग के जो सहायता है ना, आदि कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो राज्य के हित में, अगर ये मतलब राज्य अपने हित में रख के ये कार्य करेगा तो व्यक्ति को तो फिर उसमें हस्तक्षेप होगा स्वतंत्रता में, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा तभी तो। क्योंकि कोई मान लो शिक्षा पढ़ना चाहता है और माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, तो लड़के को तो ठीक है स्वतंत्रता मिल गई कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर माँ बाप पे तो वो प्रतिबंध लग गया ना एक तरह से, उसकी व्यवस्था नहीं करना चाहता कि राज्य इसमें हस्तक्षेप ना करे। राज्य के उदारवादी सिद्धांत का मूल्यांकन, इसी में राज्य के उदारवादी का सिद्धांत का क्या मूल्यांकन है, ये 18वीं शताब्दी के तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज्य के उदारवादी सिद्धांत की मान्यता मिली है, परंतु यह एकांकी सिद्धांत का रूप धारण कर होता है, क्योंकि यह सिद्धांत व्यक्ति के एक पहलू पर ज्यादा जोर देकर दूसरे को बिल्कुल भुला देता है। ये मूल्यांकन कर रहे हैं आप, ये वाला, ये यहाँ से पैराग्राफ जैसे ही आप चेंज करेंगे ना तो उसका मूल्यांकन लिखना होता है। इसका मूल्यांकन हो रहा है कि अभी आपने बात किया ना कि यहाँ पे शिक्षा और ये स्वास्थ्य, निर्धन, ये राज्य हस्तक्षेप ना करे, तो इसमें उसी का मूल्यांकन आगे है और भी चीज़ों का। इसमें 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो राज्य उदारवादी थे उनमें क्या हुआ है, व्यक्तिवादी सिद्धांत की मान्यता जो मिली वो, परंतु ये एक कल्याणकारी सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्ति के एक पहलू पर ज़्यादा जोर दे रहा है और दूसरे सिद्धांत को बिल्कुल भुला देता है। क्यों? एक को मान लो पूरी तरह स्वतंत्रता दे रहा है, अगर उस स्वतंत्रता से किसी दूसरे का मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो बिल्कुल ना, उसका दूसरा पहलू तो बिल्कुल भुला रहा है। यह पूंजीवादी व्यवस्था के एक निर्धारित चरण की देन है। राज्य के हस्तक्षेप का विरोध तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक था, परंतु उसे पूंजीवाद के वर्तमान चरण के विमान में युक्त संगत नहीं माना जाता है। आज के उदारवादी भी यह आज के सॉरी राज्य के हस्तक्षेप से उसे पूंजीवाद के वर्तमान चरण के विकास के उपयुक्त
मान्यता, अच्छा ये रहा। आज के उदारवादी भी यह नहीं स्वीकार करते हैं कि राज्य में कार्य क्षेत्र को सुरक्षा के व्यवस्था तथा अपराधों के दमन उसकी सीमित रखा जाए। आज सरकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के जो बिना अधिकांश लोग होंगे ना, उनके लिए अपना कार्य विकास करना संबंध नहीं है। स्पष्ट है कि उदारवादियों के मत में व्यक्ति स्वार्थी सुखोपोक्षी तथा अपने हित में संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में समर्थन है, परंतु ये मानव स्वभाव का एकांकी चित्रण है बिल्कुल। तथा सभी व्यक्तियों में ये सब एक तरह से ये आलोचना भी आता है, क्योंकि प्रीवियस में आप में पूछा गया था कि उदारवाद के मूल तत्वों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ऐसे ही ये जो ये आप देख रहे हैं, ये स्टार जो बनाया है मैंने, ये यहीं से इसका आंसर लिखना होता है। मतलब सभी पहलू की आलोचना करनी होती है। जो आपने उदारवाद का विकास पढ़ा उसमें आलोचना करनी थी, जो पॉइंट आते हैं। उसके बाद राज्य में जो हस्तक्षेप करे, आर्थिक नीति, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इनकी आलोचना करनी थी इत्यादि में जो आलोचना हमने लास्ट में की है, वो ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, उदारवाद के मूल तत्वों की आलोचना का परीक्षण किए। इसमें सब कुछ की आलोचना करनी थी, यानी उदारवाद A to Z जो भी था उस सभी की चीज़ों की आलोचना करनी थी, इसमें बताया गया था। अब इसमें आगे लिखेंगे आप, स्पष्ट है कि उदारवादियों के मत में व्यक्ति स्वार्थी सुखापेक्षी और अपने हित के समाधान के स्वभाव का एकांकी चित्रण है, तथा इसकी व्यक्तियों में यह क्षमता भी नहीं है कि पाई गई कि वह अपने हितों की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, यानी पूरी तरह से अपने दिमाग का निर्णय लिए आपने जो सुख मिल रहा वो लेते रहे। ऐसे में राज्य का कर्तव्य दायित्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये राज्य बताएगी, जो राज्य के कानून नियम है वो बताएंगे। क्योंकि वे इंसानों ने तो मतलब जो व्यक्ति है उन्होंने तो अपने विवेक अपने सुखों के लिए सिर्फ सुख ही भोगना थोड़ी ना एक अच्छी बात होती है। आप कैसे को पता चलेगा कि आप तो सुख भोग रहे हैं, दूसरे वाले को पे क्या बीत रही है, वही बात कही गई है इसमें। एक बात और जो ध्यान देने का योग्य है वह यह है कि जो उदारवादी मान्यता है वो यदि व्यक्ति को अपने हितों की पूर्ति करने की आज़ादी हो तो सभी लोग सुखी और समृद्ध हो जाएंगे, परंतु यह तभी सार्थक होगा जब व्यक्तियों के पारंपरिक हितों में कोई विरोध ना हो, यानी एक दूसरे के हितों में कोई विरोध ना। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मैं काम कर रहा हूँ मान लो, लेकिन उस काम से अगर दूसरे व्यक्ति के हितों को प्रभावित हो रहा है तो ये कहाँ से, वही यही मूल्यांकन में कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति के पारंपरिक हितों में कोई विरोध नहीं होगा, यानी जो परंपरा जो हितें हैं एक दूसरे व्यक्ति को, उसमें कोई विरोध ना है। इन विसंगतियों और विरोधों को राज्य के कार्य क्षेत्र में विरासत के दौरान ही दृष्ट किया जा सकता है। आज भी कुछ क्या कहते हैं कि जो आज है, आज उदारवादी की जो मांग है वो क्या कहती है, मुक्त उपयोगिता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, यानी उपयोगितावाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। पूंजीवाद के प्रारंभिक चरण में उपयुक्त थे। आज पूंजीवाद की व्यवस्था में एकाधिकार व्यवस्था गठन तथा केंद्रीय प्रभावी और राज्य की आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी हस्तक्षेप कर रहा है। बाजार के नियमों को जो विषमता में सिद्ध कर दिया गया, मुक्त बाजार व्यवस्था में एक व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता दूसरे के उत्पीड़न का कारण बनती है। बिल्कुल सही बात की है जो इसमें कहा गया है, आलोचना में की गई है कि जो एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो दूसरे के कष्टों का कारण बनती है। इसलिए सार्वहिक हित के लिए राज्य द्वारा जो बाजार नियम अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि आज के समय में एडम स्मिथ तथा हार्वर्ड स्पेसन की नीतियों को अनैतिक तथा समाज विरोधी मानकर उसकी आलोचना की जाती है। यही वही वाला क्वेश्चन था, उदारवाद के मूल तत्वों की आलोचना का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन बन रहा था इसमें। ये ऐसे ही कुछ आलोचना याद रखना, अगर ये राज्य के साथ पूछे तब भी आलोचना लिखना, या तो ये पूछेगा उदारवाद के मूल तत्वों की आलोचना, जो हम लास्ट में आलोचना करेंगे ना, उसमें ये वाले भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं जो अभी तक ये आलोचना पढ़ी जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उदारवाद के मूल तत्वों की आलोचनात्मक परीक्षण में ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था
कि उदारवाद के मूल तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में डिस्कस किया है। अगर आपको आंसर छोटा लगे, आप लिख रहे हैं आंसर छोटा, इसमें मैंने 5 ही आलोचना की है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा आंसर और भी मैं लिखना चाहती हूँ बड़ा हो जाए, तो ये आप सब ऐड कर सकते हैं। ये स्टार से आप ऐड करना शुरू कर देंगे, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। और अगर ये लिखना तब भी है जब राज्य की भूमिका पूछे, तब भी आपको लिखना है इसमें, ठीक है। आज भी कुछ अच्छा इसमें मानते हैं, वर्तमान में राज्य का स्वरूप एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसमें राज्य व्यक्ति के कल्याण तथा हित में ध्यान में रखकर हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। हाँ, ये उदार आलोचना आ गई है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो उदारवादी, इसमें मोटा मोटा यही बताया गया है, आपने आलोचना पढ़ ली कि जो मनुष्य वो धर्म नैतिक सारथा में स्वच्छता प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति अपने कार्यों में अपनी इच्छा और चेतना में बंधित ना होकर धर्मधांत्रता, नैतिक बद्धता में धार्मिक कटुता विरोधी और धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दे रहा है। बिल्कुल, जो समाज में प्राकृतिक ना समझकर एक कृत्रिम संस्था मानता है, जो समाज यानी जो सोसाइटी को उदारवाद क्या मानता है, उसमें एक मानता है व्यक्ति के हितों के समाज का हित संभव है। इसमें उदारवाद का मानना है कि जो व्यक्ति का हित है उसमें समाज का ही विकत है। और राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद क्या कह रहे हैं, इसमें राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद क्या कह रहे हैं, जो राजनीतिक, पहले तो आप सामाजिक क्षेत्र में पढ़े, सामाजिक क्षेत्र, फिर आपने राजनीतिक क्षेत्र, ये राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है। अब उसके बाद आता है आर्थिक क्षेत्र, आपने सामाजिक क्षेत्र देख लिया। अब राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, उदारवादियों का मानना है कि शक्तियों के पृथक सिद्धांत, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का समर्थन किया है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार जैसे प्रेस, न्यायपालिका स्वतंत्रता का पक्षधर है। अल्पसंख्यकों अधिकारों की रक्षा और विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। राज्य एक आवश्यक बुराई मानता है, कानून असपर विरोधी और समिति सरकार है। इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसी वाले में, बिल्कुल। आर्थिक समर्थन में उदारवाद में क्या है, आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता व्यापक समर्थन करता है, मुक्त व्यापार और उत्पादन की स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है। इसमें लाइसेंस प्रणाली और सरकार में हस्तक्षेप तथा आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों का विरोधी है, यानी जो आयात निर्यात पे सरकार गवर्नमेंट लगाती है ना टैक्स, उस पर विरोधी कर रहा है। व्यक्ति अपनी मर्जी से प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करे और आर्थिक लाभ अर्जित करे, इस पे बात करता है। इसमें एडम स्मिथ एक थिंकर है उदारवादी, वो राज्य की गतिविधियों को केवल व्यक्ति की संपत्ति स्वतंत्रता और जन कल्याण तक ही सीमित मानते हैं, रखना चाहते हैं। आर्थिक मामलों में राज्य है जो कोई दखल नहीं देना चाहता, स्वतंत्रता बाजार में इसमें रखना चाहता है। इसमें ये बाजारू जो समाज है, राजनीति निजी संपत्ति का प्राकृतिक आंदोलन समर्थन, आंदोलन संवादी प्रदेश जो होते हैं, समाज और स्वतंत्रता में जो बाजार आर्थिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनमें तक रहना चाहते हैं। जो उदारवादी और वास्तव में ना केवल विज्ञान में एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखना ये वेल्थ ऑफ नेशन है, कल्याणकारी व्यक्ति प्राप्त की और हस्तक्षेप की नीति आपने पढ़ी, समर्थन किया उसका। निजी संपत्ति में अधिकार में मान्यता यानी लाभ अधिक होना चाहिए, निजी संपत्ति को अर्जन करना चाहते थे। ये सब आप अधिकतर टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आंसर। अगर आप इतना भी लिखेंगे ना जो मैंने पढ़ाया, जो आपको समझाया, आप बिल्कुल बढ़िया नंबर लाएंगे। अब आता है उदारवाद की आलोचना। उदारवाद की आलोचना के तर्कों पर आधार की गई है। वो आलोचना क्यों की गई है उदारवादों की, ये यही वाला क्वेश्चन है। उदारवाद के मूल तत्वों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये आलोचना यही करना है आपको। ये प्रीवियस में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। इसमें अगर आलोचना मैंने 5 ही आलोचना की है, 7, ये में 3 के बाद 4, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 होना चाहिए, 7 है, 6 ही किया है मैंने इसमें। अब इसमें आपको आलोचना में अगर ये पॉइंट कम हो तो जो मैंने स्टार पॉइंट बना के बनाया वो भी ऐड कर सकते हैं आप,
अब इसमें आलोचना, मनुष्य प्रकृति से केवल स्वार्थी नहीं है। उदारवाद मनुष्य की प्रकृति को गलत रूप से चित्रित करता है। आलोचना कर रहे हो ना, तो उसको गलत बताओ। गलत रूप से चित्रित करता है और इसमें मूलतः स्वार्थी मानता है। ये स्वार्थी मानता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य में स्वार्थपरक भी होता है, वह अपने साथ दूसरों की भलाई भी चाहता है। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य में स्वार्थ की भावना अधिक होती है, परंतु वह एक सामाजिक प्राणी भी है और वह अपने साथ अन्य व्यक्तियों के भी सुख देखना चाहता है। ये पहली आलोचना है। दूसरा, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। यानी ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं उदारवादी तो, लेकिन वो आवश्यक बुराई क्यों नहीं है वो बताया गया। व्यक्तियों की भांति उदारवादी भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के अहित करने के लिए हुई है, परंतु ये धारणा ठीक नहीं है। वास्तव में राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जिसमें उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उसके जीवन के कल्याण के लिए जो राज्य बना है। आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है जो मानव की समस्त प्रकार की जरूरतों की पूर्ति हेतु कार्य कर रहा होता है। तीसरे पॉइंट की आलोचना आप लिखेंगे, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा गलत है। लॉक जैसे उदारवादी लेखकों का विचार है कि जो लॉक आपने पढ़ा ना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को बताया प्राकृतिक अधिकार, वहाँ बिल्कुल वो अवधारणा गलत। वो कैसे हो रही है? लेखकों का विचार है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले प्रकृति द्वारा मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार दिए थे जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रमुख थे, परंतु ये विचार ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? अधिकार केवल राज्य तथा समाज में ही प्राप्त होते हैं और राज्य ही इन अधिकारों की रक्षा करता है, पहले से नहीं आ रहे होते हैं। अब बताओ प्रकृति में कौन देगा जब मनुष्य नहीं रहेंगे, पर पेड़ पौधे देंगे आप लोगों को। तो इसलिए उनका राज का कहना है, उदार में आलोचकों का कहना है कि जो अधिकार केवल राज्य और समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते, और राज्य ही इन अधिकारों की रक्षा करता है। मनुष्य स्वयं अपनी भलाई नहीं समझता। ये उदारवादियों का ये विचार है कि भी ठीक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपनी भलाई समझता है। वास्तव में समाज में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित तथा अज्ञानी होते हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, दिमाग ही नहीं होता, जिनका दृष्टिकोण बहुत ही सीमित होता है। वे अपनी भलाई को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते, समझने में असमर्थ होते हैं। एक तरफ से राज्य को जनता के जो हित में व्यक्ति के असामाजिक प्रकृति को नियंत्रण करने का अधिकार मिलना चाहिए। खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए हानिकारक। ये एक और आलोचक, उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता और खुली प्रतियोगिता का समर्थन करते हैं। ये जो उदारवाद है, आपने पिछले ही पढ़ा है कि जो उदारवादी हैं वो चाहते हैं जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें पूर्ण स्वतंत्रता हो, खुली प्रतिस्पर्धा हो, एकदम खुली प्रतियोगिता हो, एक तरह से समर्थन करते हैं। इस स्थिति के कारण ही भुखमरी, अस्वस्थता और बेकारी उत्पन्न हुई है। मांग तथा पूर्ति का नियम उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना कि उदारवादी इसे समझते हैं। इस नियम से किसी विशेष क्रिया का अभाव नहीं होता, बल्कि समय विशेष की क्रिया के रूप में पता चलता है जो बदलती रहती है। जहाँ तक स्वतंत्र प्रतियोगिता की बात है, इसके बहुत ही भयानक परिणाम निकलेंगे। वो परिणाम कैसे निकलेंगे? पर इसके परिणाम स्वरूप एकाधिकारियों और व्यापार संघ की स्थापना हुई जिसमें प्रतियोगिता को ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार आज की मांग स्वतंत्रता प्रतियोगिता नहीं बल्कि राज्य द्वारा सुरक्षा और उसके हस्तक्षेप की है कि राज्य इन प्रतियोगिता को रोके और सभी को बराबर मौका मिले उनकी योग्यता के अनुसार। ये छठा पॉइंट है, सॉरी ये 7 लिख गया है, ये हो कंप्यूटर में करेक्शन करते हो गया। ये छठा पॉइंट है, स्पष्ट धारणा। उदारवाद की आलोचना इस आधार पे की जाती है कि ये एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है। इस क्यों विचारधारा नहीं? क्योंकि हर विचार इसमें देख रहे हैं आपने, इसके समर्थन कितने हैं, इसके समर्थक कितने विचारों ने किया है। इनकी हल अलग अलग धारणा रही है हमेशा, हर स्टेट को लेकर, सरकार को लेकर, राज्य को लेकर।
और सभी की स्वतंत्रता को लेकर, विचारधारा को लेकर, न्याय को लेकर, इन सभी की विचारधारा एक नहीं है, सबकी अलग अलग रही है, इसीलिए वो स्पष्ट विचारधारा नहीं है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती और ना ही इस सिद्धांत पर सभी उदारवादी सहमत हैं। यह विचारधारा विविध विद्वानों के आदर्शों का सम्मिश्रण है। इसमें कई स्थानों पर विरोधाभास भी पाई गई है। अब आता है आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये आता है आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन आप कह सकते हैं। यही आपके हर अगर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 4 क्वेश्चनों में से एक जरूर पूछेगा, उसमें से आपको निष्कर्ष सभी का यही होगा, क्योंकि एक पूछेगा तो इतना ही एक ही निष्कर्ष होना चाहिए। उदारवाद विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का नए ढंग से देखने और हल करने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। उदारवादियों के विचार भी आपस में नहीं मिलते हैं, मतलब एक नहीं है। प्राचीन उदारवादी जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हैं, वहां आधुनिक उदारवादी जो मॉडर्न उदारवादी और राज्य के आवश्यक हस्तक्षेप और स्वतंत्रता की बात करते हैं। यानी आलोचना में हमने पढ़ा है ना, आलोचना में तो हमने ये पढ़ा ना, जो आधुनिक उदारवादी हैं वो आवश्यकता और स्वतंत्रता पर मतलब राज में हस्तक्षेप की बात करते हैं। जो प्राचीन रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, राज एक आवश्यक बुराई है, हम तो राज को नहीं मानते। अगर राज्य है तो वो सीमित हस्तक्षेप करे, अगर सरकार है तो वो सीमित हस्तक्षेप करे, हम व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित ना करे, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन जो आधुनिक स्टेट हैं वो तो चाहते हैं भाई हस्तक्षेप करे, प्रतिबंध लगे स्वतंत्रता पे। क्यों? अगर प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो आप ऐसा काम करोगे कि दूसरी की स्वतंत्रता की वाट लग जाएगी। ठीक है, जन कल्याण के लिए राज्य द्वारा कार्यों के लिए की जाने का सार्थक करते हैं। उदारवाद की तमाम कमियों और आलोचनाओं के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रारंभ में उदारवाद ने व्यक्ति की गरिमा को पहचाना है, व्यक्ति को साध्य माना है। उसे याद रखना, उदारवाद है तो व्यक्ति के ही ऊपर स्वतंत्र सब कुछ बताया गया है इसमें। इसे मध्य युग के रूढ़िवाद से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। उदारवाद के सिद्धांतों का प्रयास के कारण ही आज प्रजातंत्र, उदारवादी शासन, नागरिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, विश्व शांति को भी राष्ट्र राज्य महत्वपूर्ण मानते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति और विभिन्न देशों में सामाजिक व्यवस्था के पतन के पश्चात उदारवाद का प्रारंभ निरंतर बढ़ता गया। ये उदारवाद यहीं खत्म होता है। अब आता है, ये है शॉर्ट नोट्स, नव उदारवाद। शॉर्ट नोट्स में आप में कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता है, कोई निष्कर्ष नहीं लिखना होता है, सिर्फ मेन बॉडी पार्ट्स लिखना होता है। और 10वां क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट नोट्स वाला, जिसमें से 4 शॉर्ट नोट्स बोल देगा और जिसमें से 2 करने होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें सिर्फ जैसा लिखा है वैसे ही टेप दो पेपर में, कुछ चेंजेस नहीं चाहिए। वह सिद्धांत जो समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति में फिर से लागू करने की वकालत करता है, मतलब जो अहस्तक्षेप है उसकी नीति में वकालत करता है, फिर से लागू करने की वकालत करता है। यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है। यानी जो कल्याणकारी राज्य है वो क्या है, जो आर्थिक है ना, आर्थिक विकास का बाधक मानता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बाधा मानता है उसको, क्योंकि इसमें समाज के प्रतिभाशाली और कर्मठ व्यक्ति पर भारी कर लगाकर अयोग्य और आक्रामक लोगों को पोषक दिया जाता है। नव उदारवाद के पक्षधर राज्य के दूर दूर तक फैले हुए कार्यक्षेत्र में फिर से समेटे का समर्थन करते हैं। यह विचारधारा 1980 में के दशक संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। इस दशक के अंतिम वर्षों में पूर्ण यूरोप में समाजवादी अर्थ व्यवस्था में जो संकट पैदा हुआ, उसके अनुभव से इस दृष्टिकोण को यह भी बल मिला। फिर तीसरी दुनिया जो है, थर्ड वर्ल्ड जिसे कहते हैं आप, के देशों में अनुभव से भी ये सिद्ध हो गया कि आर्थिक गतिविधियों में जो राज्य है उसका नियंत्रण प्रशासनिक अकुशलता और भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है। यानी जो राज्य है उसका नियंत्रण क्या है, प्रशासनिक जो कुशलता है, जो रूल रेगुलेशन है उसकी, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और ये जनसाधारण की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा स्टेट। नव उदारवाद के दर्शन आधार पर इसमें क्या है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। एक F.A. हेयक, आइजन बर्लिन, मिल्टन फ्रीडम और रॉबर्ट नॉर्जिक के चिंतन में शामिल है। याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4, ये 4 हैं। समकालीन विश्व में नव उदार में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा है। अब नव उदारवाद परंपरागत उदारवादियों की भांति आर्थिक लाभों को अधिकतम करने पर जोर देता है। नव उदारवाद भी इसमें राजनीतिक संस्थाओं क्षमताओं में सुधार के साथ साथ शांति और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को सुनिश्चित करता है। नव उदारवादी केन्सियन अर्थव्यवस्था में से कुछ सुधारों पर जोर देता है। नव उदारवाद निजीकरण को बढ़ावा देने, करों और खर्चों में कटौती करने पर बल देता है, यानी जो कर लग रहे हैं, जो टैक्स लग रहे हैं, उसको कटौती करने में, करों में, खर्चों में कर रहा है। इनका मानना है कि जो बाजार व्यवस्था है सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने का समर्थन है। नव उदारवादी विचारक आधुनिक उदारवादियों के स्थान पर परंपरागत उदारवादियों यानी व्यक्तिवाद, बाजारवाद, आर्थिक, तार्किक और आत्मनिर्भर से प्रेरणा हासिल करते हैं। ये प्रेरणा लेते हैं इनसे। नव उदारवाद राज्य विरोधी विचार का समर्थन करते हैं, यानी जो नव उदारवाद है ये भी क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो विरोधी है, बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि नव उदारवादी चिंतन राज्य को दमनकारी और स्वतंत्रता के लिए बाध्यकारी मानते हैं। यानी ये भी क्या करते हैं, जो उदारवाद की तरह जो राज्य है उसको दमनकारी मानते हैं और स्वतंत्रता के लिए बाध्य मानते हैं। इन नवोदारी अवधारणा का प्रतिपादन फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रूलिंदा और रॉबर्ट नॉर्जिक जैसे विद्वानों ने इन धारणा पर योगदान दिया है। यहाँ भी कुछ विद्वानों के नाम आए हैं। नव उदारवादियों की मानते हैं तो सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था ने नुकसानदायक है। मिल्टन फ्रीड ने राज्य की सोच और लोग जो कल्याणकारी भूमिका का पर सवाल उठाते हैं। फ्रीडमैन के अनुसार दरअसल राज्य जिस बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास का नाम पर करों की वसूली करता है, राज्य की भूमिका को अहम बनाता है, वह बुनियादी रूप से गलत है, क्योंकि बेरोजगारी एक प्राकृतिक दर बने रहना स्वाभाविक है। मिल्टन के अनुसार वास्तव में इन बेरोजगारी को दूर करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन ही नहीं है। जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ से बेरोजगारी दूर होगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है उदारवाद का। अब अगला किस पे आएगा, ये आएगा अनुउदारवाद यानी रूढ़िवाद और अराजकतावाद। ये 2 टॉपिक और आपके तीसरे ही चैप्टर में रह गए हैं। इस पे अगली वीडियो आएगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।